कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। गाजा में कुछ वैसा ही हो रहा है। अब गाजा में हमास पर निंजा मिसाइल बरसा रहा है इजराइल। क्या है ये निंजा मिसाइल? इजराइल का ये नया हथियार जो दुनिया को आश्चर्य में डाल रहा है, बिल्कुल आश्चर्यजनक हथियार। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल फलस्तीन की लड़ाई अब समंदर में शुरू हुई। समुद्र के रास्ते बड़ी तबाही मचाने की हमास ने योजना बनाई, तो वहीं इजराइल के चक्कर में भारत पड़ा मुसीबत में। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, इजराइल फलस्तीन के बीच की लड़ाई अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से अमेरिका ने हथियारों को पहुंचाना शुरू कर दिया है, उससे ये लग रहा है कि ये लड़ाई अगर बड़ी भी हो जाती है तो भी इजराइल उसे संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पर अब ये लड़ाई समंदर में शुरू हो गई है। इजराइल और फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच जो संघर्ष है उसने एक नया मोड़ ले लिया है। दोनों पक्षों के बीच हवा और जमीन पर जारी लड़ाई अब पानी में भी शुरू हो गई। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास ने रिमोट से चलने वाली पनडुब्बी का इस्तेमाल किया, जिसको समुद्र के रास्ते हमला किया गया। हमास ने इजराइल के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इस पनडुब्बी को हमास ने गाजा तट से लॉन्च किया था। यह पनडुब्बी रिमोट कंट्रोल से संचालित होती थी ताकि सटीक हमला किया जा सके। आपको बता दें, ये पनडुब्बियां बेहद सस्ती होती हैं और करीब 30 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इस बीच गाजा में इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी है। मंगलवार की सुबह को भी इजराइल विमानों ने हमास के ठिकानों पर बम और मिसाइल बरसाए। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि हमास ने अब तक 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, तो उन्होंने भी गाजा में 800 से ज्यादा हमास ठिकानों को निशाना बनाया है। और इधर समंदर में जो पनडुब्बी आ रही थी उसे तो सतर्क इजरायली सेना ने मारकर गिरा दिया। लेकिन ये लड़ाई अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इजराइल फलस्तीन की जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि लेबनान की ओर से 6 रॉकेट दागे गए। हालांकि ये सभी लेबनान की सीमा में ही गिर गए। इसके जवाब में इजरायली तोपों ने अपना मुंह खोल दिया और लेबनान में उग्रवादियों के ठिकानों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। वैसे आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के खिलाफ भीषण हमले आगे भी जारी रहेंगे। इजरायली पीएम ने कहा है कि सभी देश के लोगों की सुरक्षा और शांति बहाली होने तक हम हमास के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। पर इन सब के बीच में एक बड़ा ही गजब का हथियार सामने आ गया है, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने किया है। इस मिसाइल पर 2011 से काम किया जा रहा था और इसका पहला इस्तेमाल 2017 में किया गया, जब अल-कायदा के डिप्टी लीडर अब खैर अल मिस्री को सीरिया में ऊपर पहुंचाया गया। उसके बाद इसका इस्तेमाल लीबिया, इराक, यमन और सोमालिया में किया गया। इसे कहते हैं फ्लाइंग गिंसू। इसका निशाना इतना सटीक है कि आप सोचो, एक गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं और निशाना किसी एक को लगाना है तो इसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आपको बता दें, अमेरिका जब ओबामा का शासनकाल था तब ओसामा बिन लादेन को 2011 में इसी से मारना चाहते थे, लेकिन फिर नेवी की सील टीम को भेजने का फैसला किया। बराक ओबामा के समय में हेल फायर का एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया था, R9A। देखो, मध्य पूर्व में क्या हुआ था, जब अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे तो आम लोग भी मरने लगे थे। अब आतंकी क्या करते थे, महिलाओं के और बच्चों के बीच में जाकर छिप जाते थे। तब उन्हें ये लगता था कि अब इनके कारण कोई हमला ही नहीं होगा। इसके बाद इस हथियार को इजाद किया गया। इस हथियार में एक लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है और विस्फोटक की जगह 45 किलो का मेटल होता है, जिसमें 6 ब्लेड होते हैं जो टारगेट को हिट करने से पहले खुलते हैं। इनका इस्तेमाल करके किसी खास को आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। गाजा में इजराइल की सेना और हमास के बीच रॉकेट युद्ध तो जारी है, पर इस बीच गाजा पट्टी में उड़ाई गई एक गाड़ी पर कई सवाल खड़े हो गए। जिस तरह से इस गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसके बाद अटकलें लग रही है कि इजराइल ने अमेरिका की निंजा मिसाइल की तर्ज पर अपना एक खुद का हथियार तैयार कर लिया है। दरअसल सफेद रंग की एक कार पर इजरायली सेना ने निशाना लगाया। इसके खिड़की दरवाजे उड़ गए,
लेकिन इसके अलावा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह का हाल R9X निंजा मिसाइल से निशाना लगाने पर होता है, जिसका इजाद अमेरिका ने किया था। वैसे अभी इजराइल के बहुत सारे हथियार आने बाकी है, जो कि और भी ज्यादा तबाही लेकर आएंगे। इसलिए तो इजराइल ने सीधे सीधे OIC, तुर्की, इनको ये धमकी दे रखी है कि इस इलाके में अगर घुसे तो फिर हम अपने परंपरागत हथियारों को छोड़कर एडवांस हथियारों पर हाथ लगाना शुरू कर देंगे। पर इन सब चक्कर में अब भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और भारत की ये मुसीबत आने वाले समय में रणनीति को बिगाड़ सकती है। दरअसल जिस तरीके से UNSC में अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ कोई भी चीज पास नहीं होने दी, चीन की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल ने बयान या निंदा का प्रस्ताव तो छोड़ो, बात भी आगे नहीं बढ़ने दी। लास्ट तक चीन अमेरिका के ऊपर चिल्लाता रहा, बोलता रहा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अमेरिका ने वीटो लगाकर सारा कुछ रोक दिया और ये कहा हम इजराइल को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, चुप कराने की कोशिश करेंगे, शांत कराएंगे। लेकिन उल्टा हथियार पकड़ा दिए, वो भी $735 मिलियन के। अब इन सब से खपा है मिडिल ईस्ट के देश। कुछ देश हैं जो अभी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल खुल्लम खुल्ला तो नहीं, लेकिन गाजा में हमास को रोकने की बात कर रहे हैं, जैसे कि UAE। लेकिन तुर्की जो खलीफा बनने के चक्कर में सारे मिडिल ईस्ट के देशों को भड़का रहा है। इस तुर्की की वजह से कई ऐसे देश हैं जो तुर्की की बातों में आ भी चुके हैं। पाकिस्तान तो खैर कोई गिनती ही नहीं रखता है, वो तो वही करेगा जो तुर्की कहेगा। पर अब तुर्की ने जो ये आइडिया दिया था OIC के मेंबर को कि OIC संगठन की अपनी एक सेना होनी चाहिए, जो देश सेना देना चाहते हैं सेना दें, जो पैसे देना चाहते हैं पैसे दें, और ये धर्म के आधार पर फिलिस्तीन की रक्षा करे। ये आगे चलकर भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है। अगर ये सेना का गठन सचमुच हो जाता है नाटो की तर्ज पर, तो यही तुर्की जो UN से लेकर हर जगह कश्मीर मुद्दे को उठाता है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान के पक्ष में फिर कश्मीर मुद्दे को उठाने लगेगा और वही चीज करने की कोशिश करेगा जो उसने अर्मेनिया, अजरबैजान में करी, या जो फिर अभी वो हमास के लिए करना चाहता है। यानी कि कश्मीर मुद्दे के लिए OIC संगठन के सेना को पाकिस्तान के पक्ष में उतारने की कोशिश। वैसे तुर्की कश्मीर मुद्दे को UN में भी कई बार उछाल चुका है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात भी कह चुका है। बीच में तो ये भी खबरें आई थी कि दोनों देश मिलकर कुछ लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं जो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसे में भारत के लिए ये संगठन अगर बनता है और इसकी सेना बनती है तो आने वाले समय में समस्या खड़ी हो सकती है। पर अभी मिडिल ईस्ट के साथ भारत के जिस तरीके के संबंध है, उससे नहीं लगता है कि यह सेना गठित हो भी पाएगी। तुर्की की बादशाहत खुद तुर्की के लिए समस्या बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की फिर से कोशिश करेगा इजराइल से उलझने की? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।